अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से आज के अपडेट प्रोग्राम में एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि हमारा आप सुनते हैं अक्सर और अखबारात में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर अटैक हुआ है, न्यूक्लियर की धमकी दी जा रही है। बाद मुल्क को ये न्यूक्लियर मुल्क है कहा जाता है। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है? न्यूक्लियर बम आखिर है क्या और इसके असरात क्या है, और ये अभी तक इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? इन सवालात के जानने के लिए आज मैं अनीस मुख्तदी साहब के साथ मौजूद हूँ। अनीस भाई, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है, और ईद के बाद हमारा शायद ये पहला प्रोग्राम है, तो हम हमारे नाज़रीन को आज के अपडेट प्रोग्राम के ज़रिए ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। दूसरी तरफ अक्सर देखा जाता कि अखबारों में, टीवी में और कई ज़राए अबलाग से पता चलता है कि न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर मुल्क और न्यूक्लियर हमले और इस तरह की बात किया। तो आखिर ये न्यूक्लियर है क्या? अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर, इसकी ताकत क्या होती है? क्या न्यूक्लियर? क्या बम है या मिसाइल है? इसकी ताकत क्या है? और भी सवालात है एक के बाद एक इंशाल्लाह। ऐसा है, वो अलग अलग एतबार से बम की शक्ल में, वारहेड की शक्ल में, बहरहाल कई शक्लों में यूज़ कर सकते। इवन अच्छे कामों के लिए न्यूक्लियर को जो है पावर जनरेट करने भी यूज़ कर सकते। जैसा लोगों को क़त्ल व गारतगिरी के तो अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर के लॉसेस क्या है, मतलब जो जंगों में यूज़ होता उसके क्या लॉसेस हैं, तो अक्सर लोगों को ये आइडिया नहीं रहता। ये सुनते रहते, बोलते रहते, मगर अगर यूँ समझो, एक न्यूक्लियर बम बॉम्बे पे गिर गया, एक 20 KT कैपेसिटी वाला, तो पूरा बॉम्बे बचेगा नहीं, ये तो मानेंगे। अब बचेगा नहीं, उसकी शक्ल समझा तो मैं आपको कैसे समझाऊं। वहाँ पे पूरी चीज़ वैपर हो जाती, मतलब निश्तो नाबूद नहीं, जल जाती नहीं, वैपर गल जाती, मतलब धुआं हो जाती। ऐसा समझो रेजा हो गया। कोई पत्थर को आप एक बम से तोड़े तो रेजा होता, ये रेजा नहीं होगा। वो एक बहरहाल वैपर, कुछ भी पहचाने नहीं जाएगा। ना बिल्डिंग समझ में आएंगी, ना लोहा समझ में आएगा, ना आदमी समझ में आएगा। पूरा जो है एक वो बन जाएगा, मतलब रेजे बोलो या वैपर बोलो, ये बन जाएगा। ऐसा 20 KT का जो डायरेक्ट पावर रहेगा, ये जो है करीब 70 किलोमीटर्स के रेडियस में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरे रेजे हो जाएंगे। उसके बाद 300 किलोमीटर तक एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा। वो कैसे? जो जितना करीब है उसका हाल उतना होगा। आखिरी आदमी का भी ये जो चमड़ा है पहले पूरा फूल जाएगा, फिर पूरा गिर जाएगा, अंदर पूरा गल जाएगा। ना पानी पी सकेंगा, ना कुछ कर सकेंगा, बाद में उसकी भी मौत हो जाएगी। ये 300 किलोमीटर तक का असर होगा। उसके बाद का असर, उसके बाद लोग जिंदा रहेंगे, मगर उनको ये लगेगा हम जिंदा क्यों है लगेगा जी। और पानी पूरा रेडिएशन हो जाएगा, ज़मीन काम नहीं आएंगी, आप कुछ चीज़ खा नहीं सकेंगे, हर चीज़ में रेडिएशन होगा, तो फिर कोई फसल नहीं उगेंगी। और तो और फिर सबसे अजीब और भयानक किस्म की बात जो होगी, जो अबर बनेगा उसका, मतलब जो धूल गरज से जो है उस कई सालों तक रहेंगी, मतलब 50 साल तक रहेंगी, और वहाँ पे कभी सूरज दिखेगा नहीं, जिससे उसको बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। न्यूक्लियर विंटर का मतलब है कि साला चले जाएंगे, मतलब जाड़ा ही होते रहेगा, मगर कुछ सूरज नहीं दिखेगा। अब अंदाज़ा करो, आप सूरज नहीं दिखा तो क्या हाल होगा आदमी का। तो वैसे तो रह नहीं सकते, मगर फिर भी समझाने बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर बोलेंगे। और न्यूक्लियर विंटर करीब 1000 किलोमीटर के रेडियस तक न्यूक्लियर विंटर रहेगा। वहाँ कभी बारिश नहीं होगी, वहाँ कभी सूरज नहीं दिखेगा, वहाँ की ज़मीनों में कुछ उगेगा नहीं। तो ऐसे जो है और भी ख़तरनाक असरात न्यूक्लियर के होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आज कई मुल्क की तरफ से हम सुनते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर है, इनके पास न्यूक्लियर है। आखिर दुनिया में न्यूक्लियर है किसके पास? 9 कंट्रीज़ के बारे में डाटा है। 7 कंट्रीज़ अपने आप को ऑफिशियल डिक्लेयर करे और टेस्ट भी करे। तो आप जैसा बता रहे थे, इससे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो न्यूक्लियर का सिवाय टेस्टों के लिए कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हिरोशिमा नागासाकी की एक्चुअली उसमें भी यूरेनियम एंड प्रोटॉन यूज़ हुआ, मगर उसको आटम बम बोलते हैं, न्यूक्लियर नहीं बोलते।
तो उसमें भी यूज़ हुआ, यूरेनियम यूज़ हुआ और प्लूटोन यूज़ हुआ, बट उसको ये बोलते हैं। अब आपका जो सवाल है किस किस कंट्रीज़ के पास है, पहले तो जो है 5 कंट्रीज़ थे, अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, इनके पास पहले से था, मतलब 1945 से 70 से पहले था इनके पास। अब उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान के पास। वैसे इंडिया जो है 1978 में या 71 में पोखरान टेस्ट करी, खैर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई इंदिरा गांधी के पीरियड में, राजस्थान जो पोखरान है वहाँ पे टेस्ट हुआ न्यूक्लियर का, मगर उसके बाद वो खामोश हो गया, कुछ वो नहीं हुआ। मगर फिर 1998 में इंडिया सेकंड टेस्ट पोखरान टेस्ट करी, तो ये हो गया 6वां कंट्री जी। जैसे फिर इंडिया टेस्ट करी, एक हफ्ते के फौरी बाद, हफ्ता 10 दिन के फौरी बाद पाकिस्तान टेस्ट करा, वो बलूचिस्तान की कुछ पहाड़ी में टेस्ट करे, तो ये 7वां कंट्री हो गया। अब इसके अलावा कभी मानेगा नहीं, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये 2 के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ये कंट्रीज हो गए। इसके अलावा अनऑफिशियल कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, जैसा ईरान के पास कोशिश हो रही है, बात सही है, पक्की है, मगर अभी तक बना नहीं। और फिर जर्मन, इटाली, टर्की और एक मुल्क मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, नीदरलैंड शायद, ये 4 कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका दे चुका, मगर इनके पास नहीं होगा, खाली यूज़ के लिए। तो उसके बाद रशिया जो है बेलारूस को दिया। ऐसे आप ऐसा समझो, न्यूक्लियर कंट्रीज ऑफिशियली 7 डिक्लेयर करे और 2 नहीं डिक्लेयर करके 9 कंट्रीज है, और इनके अलावा और एक फिर डिक्लेयर हुए सो 5 कंट्रीज के पास, फिर नहीं डिक्लेयर हुए सो और एक 4-5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है जी। दूसरा सवाल ये है कि जब न्यूक्लियर का जो असर होता है, आपने कहा कि 300 किलोमीटर के दायरे में रहता है, तो जब ये न्यूक्लियर किसी कंट्री पे गिरता है तो 300 के बाद दायरे के अतराफ जो लोग हैं, जो कंट्रीज है, उस पर भी क्या इसका असर नहीं होता है? आप यहाँ पे आप एक सवाल कैश नहीं करें, ये 300 किलोमीटर तक एक आदमी भी नहीं बचेगा, और 70 किलोमीटर के अंदर हर चीज़ रेजा रेजा व्यापार बन जाएंगी, मतलब कुछ शक्ल नहीं रहेंगी। ये 20 kg कैपेसिटी वेपन का ये बड़ा भी हो सकता है, ऐसे मर्जी है भाई, डालने वाला और बड़ा भी डालता। उसके बाद 300 नहीं 1000 किलोमीटर, ये 20 kg से 1000 किलोमीटर तक कोई आदमी अब जीने के काबिल नहीं रहेंगे। असर डायरेक्ट जो मौत हो जाएंगी वो 300 किलोमीटर तक मिनिमम रहेंगी, ये इसकी एक कैपेसिटी। अब ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए फिर यही 20 kg अगर बॉम्बे पे गिर गया, ऐसा मिसाल के वास्ते, तो तकरीबन इंडिया थोड़े बहुत पार्ट्स छोड़ दे के, 1000 किलोमीटर के आगे के पार्ट्स छोड़ के, आप ज़राअत भी नहीं कर सकेंगे, कुछ उगेगा नहीं, और लोगों के अंदर सेहत के कई मसले आ जाएंगे, जिंदा रहेंगे, मतलब जो जितनी दूर पे रहा, मगर उन शिकार तो ज़रूर होगा। आखिरी में 5000 किलोमीटर वाला भी थोड़ा बहुत तो भी असर होगा, गैर महसूस असर जो होंगे। जैसे इससे पहले हम सुने थे, रशिया जब चेरनोबिल या चार्नोबिल, उसका एक इलाका है जहाँ पे 500 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं, बिल्कुल। रशिया क्योंकि बहुत बड़ा है, पढ़ाई लिया है, मगर दुनिया में उसका इफेक्ट दिखा। उस वक्त पेपर लिखे, इसका चेरनोबिल इफेक्ट का जो है वो टेस्ट था, वो न्यूक्लियर टेस्ट था। अब अटैक आज तक कहीं भी नहीं हुआ। हिरोशिमा नागासाकी, फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम्स डाले, एक का नाम था फैटमैन, एक बम का नाम था लिटिल बॉय, एक में जो है यूरेनियम यूज़ हुआ, एक में प्लूटोन यूज़ हुआ। तो मगर जिस वक्त डाले उससे जो है नागासाकी में करीब 2 लाख से 2.5 लाख तक लोगों का डायरेक्ट इंतकाल हुआ, डायरेक्ट मर गए। फिर हिरोशिमा पे भी ये हुआ, और 40 साल 50 साल तक कुछ भी वहाँ पे कर नहीं सक रहे थे। और उसका असर, क्योंकि वो बहुत छोटी कैपेसिटी थी आज के हिसाब से देखे तो वो भी जो है 250-300 किलोमीटर का इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर था। अब तो क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर गया, 1945 की बात है, अब करीब 80 साल हो गए, तो एक 40 साल से फिर लोग आम होना शुरू हो गए। मगर इससे पहले जो दूर के इलाके में 100-200 किलोमीटर के इलाके में भी होते थे, वहाँ पे अगर कभी चाइल्ड बर्थ हुआ तो तकरीबन हैंडीकैप्स होते थे, अजीब डिसेबिलिटीज रहते थे, और लोगों को अलग किस्म की बीमारियों से परेशान होना पड़ता था। मगर आज के एतबार से सोचे तो बहुत छोटा ब्लास्ट था वो, और वो डायरेक्ट आप न्यूक्लियर नहीं बोल सकते, उसको आटम बोलना पड़ता।
ज़रूरी है कि उसमें यूरेनियम यूज़ हुआ और प्लूटोनियम यूज़ हुआ, मगर बोल तो नहीं सकते इस वास्ते कि ये टेक्नोलॉजी और उतनी एडवांस नहीं थी, या कम करना बोल के करे होंगे, वो अलग बात है। तो उसके क्या असरात थे। अब जो यूज़ होंगे ये एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। आज तो और एक नीयत ये है, अब ये 20 केटीज का मैं आपको समझाने बोला, मगर आज तो नीयत ये है, उन बचना ही नहीं बचे तो कहाँ फिर मेरे ऊपर हमला करता, इस नीयत से होंगी। अब अगर आप बॉम्बिंग होंगी तो इस नीयत से होंगी, उन बचना ही नहीं, अब उन नक्शे में ही नहीं रहना रहा तो जो है मेरा क्या हाल करता नहीं मालूम। तो इस नीयत से जब होंगी तो अंदाज़ा करो आप क्या कैपेसिटीज होंगी। एक हद तक अगर ईमानदारी से बात करें तो दुनिया में न्यूक्लियर नहीं रहना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर का वो अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते, मगर न्यूक्लियर यूज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना। अब इसके लिए जो अमेरिका बड़ापन कर रहा है, ये मुनाफिकाना बड़ापन है। मेरे पास रह सकता, दूसरे के पास नहीं, वो तो चलने की बात नहीं होती। यूएन में इन्वॉल्व होना, पूरी दुनिया एकजुट होना हो के इसको जब तक हमेशा हर दिन आप ख़तरे में है न्यूक्लियर के, और पूरी दुनिया को ख़त्म करने मैं समझता हूँ 100 न्यूक्लियर बॉम्ब बस है पूरी दुनिया को। मतलब एक 500 किलोमीटर से भी आप डाल लेते चले गए, हिसाब लगा ले तो पूरी दुनिया एक रात में, सुबह में फिर कोई भी नहीं बचेगा। मगर फिर अगर सुबह में कोई सैटेलाइट से, मतलब दूसरी दुनिया से अगर पिक्चर निकाला तो एक चांद की जो ज़मीन रहेंगी वैसा दिखेंगी, बिल्कुल कुछ और नहीं दिखेगा। बिल्कुल अनिल भाई, अब जहाँ तक मुल्कों में न्यूक्लियर पावर बनाने या ख़रीदने की जो बात आती है, तो इसमें माशियत का कितना दखल रहता है? कितना उनको पावर होना चाहिए, कितना वो स्ट्रांग होना चाहिए माशियत के हिसाब से, पैसों के हिसाब से? अब पैसे वाले करेंगे, अमेरिका के पास काफ़ी पैसा है, चाइना के पास काफ़ी पैसा है, रशिया के पास काफ़ी पैसा है, तो करेंगे काम। फ्रांस इंग्लैंड के पास, वो लोगों के पास तो दुनिया पे 400-400 साल 300-300 साल कॉलोनीज बना के लूटे सो लोग हैं। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड, पोर्चुगल, ये दुनिया को लूटने वाले पहले लोगों में है। तो इनके पास काफ़ी पैसा है अभी, और अपने पावर के लिए ये यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर बना के बैठेंगे। किसी दिन कॉलोनी के नाम से अपना पावर दुनिया पे चलाए, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से चलाएंगे, इसको लगेगा ही लगेगा। आप गरीब मुल्क तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अब कई ऐसे मुल्क है जो कभी ज़िंदगी में भी सोचना चाहेंगे, वैसे जो सोचेंगे ही नहीं, वैसे 100 कंट्रीज होंगे। थोड़े क्या करेंगे, हम भी कुछ तो भी कर लेंगे, भूखे सही। हम जैसा इंडिया वाली मिसाल, पाकिस्तान वाली मिसाल, इवन आज ईरान वाली मिसाल थोड़ी वैसी है कि हम कुछ भी हो, थोड़ी हमारे डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता, मगर हम डिफेंस बजट बढ़ा के न्यूक्लियर पावर नेशन बने तो सब सेफ है, ऐसा भी सोचने वाले हैं। मगर कुछ लोग तो सोच ही नहीं सकते। तो ये बात जो है, अमाउंट कितना लगता, खर्चा कितना होता, ये नहीं है, बल्कि बात क्या है, तो पहले तो सैंक्शंस भी है, और फिर खाली एक न्यूक्लियर वारहेड बना लेना या न्यूक्लियर पावर होना नहीं, उसमें फिर कैपेबिलिटीज़ तक चले जाना। जैसे बात करें, आज न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जिसके पास है वो रशिया है, और ऐसी मिसाइल है, इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी है जो 16,000 किलोमीटर कवर कर सकती है। उसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइल के एतबार से सेकंड प्लेस पे है, बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज के एतबार से देख तो चाइना है जिसका रेंज 15,000 किलोमीटर है। उसके बाद अमेरिका है जिसका रेंज 13,000 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। तो ये रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स रख के फिर न्यूक्लियर पावर रहा तो कहाँ बैठ के पूरी दुनिया 16,000 किलोमीटर में, तो पूरी दुनिया 13,000 किलोमीटर, पूरी दुनिया कवर हो जाएंगी, पूरी दुनिया कवर हो जाएंगी। अब ये रेंज से जब बैठे तो अंदाज़ा करो क्या हो सकता। तो और सबसे ज़्यादा जो ज़ख़ीरा है न्यूक्लियर वारहेड्स का, वो पहले नंबर पे 5,000 न्यूक्लियर वारहेड्स ऑफिशियली डिक्लेयर करे सो रशिया के पास है। फिर 5,000 से थोड़ा सेकंड प्लेस पर, कुछ 100-200 कम के एतबार से अमेरिका के पास है। चाइना के पास अनऑफिशियल 3,000 बोलते हैं, ऑफिशियल वो लोग जो है 500 का डाटा दिए। और इंडिया के पास 50-60 है, ऑफिशियल डाटा जो है 10 का है। तो ऐसे अलग अलग है सब ये। तो सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा फ़िलौक़त के एतबार से रशिया के पास है। जी। तो नाज़रीन, ये न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर अटैक के ऊपर जो हम कई बरसों से सुनते आ रहे थे, तो उसकी तफसीलात आपके सामने रखी गई कि उसका पावर क्या होता है, उसके नुकसानात क्या होते हैं, और वो किन किन मुल्कों के पास है, और कभी इसका यूज़ हुआ या नहीं हुआ, तमाम तफसीलात आपके सामने अर्ज़ की गई है। तो नाज़रीन, हम दुआ भी ये करते हैं कि अल्लाह न्यूक्लियर का अटैक किसी मुल्क पे ना हो, और हर मुल्क इस आफत से, इस परेशानी से महफूज रहे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह फिर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने
हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।